नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को शास्त्रों का और ऋषियों का जो ये शुद्ध ज्ञान है पसंद आ रहा होगा। आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में और परिचितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पे अमित जी पढ़ो वात जवर की जीर्ण जवर के लक्षण। वापज जीर्ण ज्वर के लक्षण। ज्वर के आने में तथा ज्वर के जाने अर्थात उतरने में वेदनाओं एवं उष्माओं, ज्वर के वेगों में विषमता, तब यह ज्यादा होना का बने रहना अर्थात कभी ज्वर का कम होना कभी तेज हो जाना। विषमता कभी सभी अंगों में ज्वर तथा वेदना का होना तथा कभी अंग विशेष में होना। आठ, शरीर के उन अंगों में विविध प्रकार की पीड़ाओं का होना जो सदा चंचल रहा करती है। पैरों का शून्य पड़ जाना, अकड़ जाना, पिंडलियों में ठिठन, थकावट, कभी ऐसा लगना कि मानो सत्य बंधन आपस में खुल गए हों। गुरुओं में पीड़ापन, कमर में जकड़न, पीठ में ऐसा अनुभव होना जैसे पीठ चूर हो गई हो। पेट में निचोड़ देने से पीड़ा का होना, विशेष करके मानो पसलियों की हड्डियां काटी जा रही हो। हृदय में जकड़न अथवा बोलते बोलते किसी विस्मरण का होना, कंधों में फटने किसी पीड़ा, बाहों में फटने किसी पीड़ा, अस्थिपंजरों में दबाने किसी पीड़ा, चबाने में हड्डियों की असमर्थता, बार बार दवाई का रहना, कानों में साए साए शब्द सुनाई पड़ना, शंखों में झुकने की पीड़ा, सिर में पीड़ा, मुख का पीड़ापन अथवा मुख का कसैलापन, मलमूत्र आदि ठीक से न निकलना, मुख, आंख, नक, मलमूत्र में रूखापन, लोग लालिमा लिए कालापन का होना, मुख से लार का छूना, अरुचि, भोजन के प्रति अश्रद्धा, अनकच, पसीने का न निकलना, नींद का न आना, गला तथा होठों का सूखना, प्यास का लगना, सूखी खांसी तथा सूखी खांसी का होना, मन का उदास रहना, रोगों, शरीरा अवयवों तथा दांतों में नकारात्मक से पैदा होते रहना, शरीर में कपकपी सी होना, नींद का न आना, चक्करों का आना, अंत सत्य बहना, मुख में बैठने की इच्छा का होना तथा अंगों में तकलीफ, जुकाम की प्रतीति होना, यह वातज जीर्ण ज्वर के लक्षण। तो किसी व्यक्ति के अंदर या मैक्सिमम लोगों के अंदर इनमें से कोई 1, 2, 5 या ज़्यादातर लक्षण का रहना, अगर लंबे समय से इनमें से कोई भी संप्राप्ति चल रही है तो इसका मतलब है कि जो उसका ज्वर है वो वात का है और वो जीर्ण अवस्था में चला गया है जी। और लगभग 80-90% लोगों को इनमें से कोई ना कोई समस्या है, इनमें से किसी ना किसी समस्या से पीड़ित चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हर किसी का बुखार बिगड़ा हुआ है। पहला पॉइंट है जी, शरीर के सभी अंगों में या अंग विशेष में या मैक्सिमम पार्ट में अगर किसी को लंबे समय से दर्द है तो उसने ये परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, तो उसने समझना है कि उसका जो स्थिति है वो वात की है और जो वात है वो जीर्णावस्था में चला गया है। तो यहाँ पे जो हेतु रहा है, संप्राप्ति रही है, वो यही रही है कि शरीर में या तो ऋतु के अनुसार संचित हुए दोषों को अगली ऋतु में प्रकोप होने के समय दबाया गया है, या फिर बुखार आया है तो उसकी विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा ना होने से जो नव जवर है वो विषम जवर में बदला और वो जीर्ण जवर में बदल गया है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से पूरे शरीर में दर्द
या अंग विशेष में दर्द या मैक्सिमम पार्ट में दर्द की समस्या फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी उसको वातजीर्ण जबर है। और दूसरा पॉइंट है कि जो ये दर्द है वो स्थिर नहीं रहेगा जी, मतलब एक ही जगह पे नहीं रहेगा। अगर बाजू में है तो वो चंचल रहेगा, कभी आगे की तरफ चला गया, कभी पीछे की तरफ, कभी बीच के हिस्से में। तो ये वात के दर्द की ये पहचान है कि वो आगे पीछे घूमता रहेगा जी, वो स्थिर नहीं रहेगा, चल गुण के कारण वो आगे पीछे बढ़ता रहेगा जी। कहीं भी जा सकता है, जैसे बाजू में बाजू से अंदर तक जाएगा। अब मान लो, हाँ ठीक है, कोई महिला या व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको पूरा शरीर ठीक है लेकिन बाजू बाजू में दर्द है। जैसे कि अगले कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे कि पूरा शरीर ठीक है, पैरों में सुन्नापन और दर्द है, तो पैर के ही अगले बीच में पैर में ही आगे पीछे चलता रहेगा जी। अब किसी को वैसे पूरा शरीर ठीक है, पिंडलियों में दर्द और ऐंठन है, तो वो एक जगह पे स्थिर नहीं होगा, वो चल गुण के कारण आगे पीछे होता रहेगा। जैसे कि वात वाले व्यक्ति को जब बुखार आता है तो उसमें जो टेम्परेचर है कभी ज़्यादा कभी कम, कभी टेम्परेचर कम कभी ज़्यादा, तो विषम रहता है। इसमें भी जो वेदना है वो विषम रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम और आगे पीछे चलती रहेगी। और पित्त में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और कफ में क्या होता है, उसमें भी लो टेम्परेचर रहता है जी कफ में। तो कफ में स्थिरता रहेगी कि एक ही तरह का रहेगा, और इसमें दर्द है, एक जगह पे दर्द है तो वो एक ही तरह का रहेगा, आगे पीछे नहीं घूमेगा। तो वात में जो वेदना होगी वो अंग विशेष में है या आधे शरीर में या पूरे ही शरीर में है, तो पूरे शरीर में भी है तो वो आगे पीछे घूमता रहेगा, एक ही जगह पे स्थिर नहीं होगा जी। कभी आपको सीने में महसूस हो रहा है, कभी वो आपके पेट की तरफ चला गया, तो वो घूमता रहेगा वात के चल गुण के कारण। सिंपल जी। जैसे जैसे दर्द कंधों में हो रहा है, हाँ जी, ये कभी हार्ट की तरफ चला जाएगा, कभी पेट वाली साइड आ जाएगा और कभी गले तक आ जाएगा। मान लो किसी को पेट में ही दर्द है, कभी वो हार्ट तक पहुंच जाएगा, कभी वो नीचे पेडू की तरफ आ जाएगा, कभी फिर पीछे पसलियों की तरफ चला जाएगा, मतलब वो घूमता रहेगा जी। अगर कोई व्यक्ति, कोई रोगी ये समस्या लंबे समय से फील कर रहा है तो उसके शरीर में जवर है और वात जवर है और अपनी जीर्णावस्था में चला गया है, यानी कि वो धातुओं में और शरीर के अवयव में सूक्ष्म रूप में स्थित होकर इस तरह की समस्या पैदा कर रहा है जी। तो यहाँ पे वात जीर्ण जवर की चिकित्सा करनी है। अगला पॉइंट है पैरों का सुन पड़ जाना, अकड़ जाना और पिंडलियों में ऐंठन। अगर किसी व्यक्ति को बाकी पूरा शरीर ठीक है और इन 3 अंगों में ही पैरों में सुन्नापन है, अकड़न है, पिंडलियों में ऐंठन है, अगर ये समस्या है लॉन्ग टर्म से, तो उसने परेशान नहीं होना है कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके भी जब हम हेतु देखेंगे, जब संप्राप्ति देखेंगे, तो ये दोनों ही कारण मिलेंगे जी। या तो उसने ऋतु के अनुसार संचित हुए दोषों को प्रकोप काल में दबाया है, या फिर जो बुखार आया है उसको बुखार के समय में उसने विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा नहीं ली है, केवल दबाने का ही काम किया है। तो ये सिम्टम अगर किसी को चल रहा है इन अंग विशेष में, तो वो वात जीर्ण जबर है और वहाँ पर वात जीर्ण जबर की चिकित्सा करनी है जी। आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि कोई व्यक्ति आएगा कि मेरे बाजू में दर्द है, कोई आएगा कमर में दर्द है, कोई आएगा पिंडलियों में दर्द है, कोई रोगी ऐसा भी आएगा जो बोलेगा जी संपूर्ण शरीर में दर्द है और लंबे समय से ये संप्राप्ति है। तो आपने उसको झट से समझ जाना है जी कि इसका जो समस्या है वो वात जीर्ण जबर में है। तो ये 2 हेतु उसमें रहे हैं, ऋतु के अनुसार संचित हुए दोष को प्रकोप काल में दबाना और जबर की संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा नहीं करना। पैरों का सुन पड़ जाना, अकड़ जाना, पिंडलियों में दर्द और थकावट होना। अगर पैरों में सुन्नापन है, जकड़न है, पिंडलियों में दर्द है, तो थकावट बहुत जल्दी आएगी।
क्योंकि व्यक्ति इन्हीं के सहारे मूवमेंट करता है, इन्हीं के सहारे दिन भर काम करता है, इन्हीं के सहारे। तो इनमें ही अगर ये समस्या चल रही है तो थकावट बहुत जल्दी आएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगा जी व्यक्ति, और ऐसा लगेगा कि वो बहुत बड़ा रोगी है और शरीर में उसको जान ही नहीं है। ये संप्राप्तियाँ चल रही है तो वातज चिन जबर है जी। अगला पॉइंट है, कभी कभी ऐसे लगना मानो संधि बंधन खुल गए हो। संधि यानी कि जोड़, शरीर में जितने भी जोड़ हैं उन सभी जोड़ों में भयानक दर्द होना, उनमें सुन्नापन महसूस करना, अच्छे से मूवमेंट ना कर पाना, चाहे वो बाजू की है, चाहे वो पैरों की है, टांगों की है, इन सब में अच्छे से मूवमेंट ना कर पाना, दर्द होना, सुन्नापन फील करना। अगर आप ये समस्या फील कर रहे हो, कोई भी रोगी ये समस्या फील कर रहा है तो उसे परेशान नहीं होना है। उसकी जो स्थिति है वो वात की है, और वात है जो जीर्णावस्था में चल रहा है, उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है जी। ये है उर्वों में ढीलापन, कंधों में ढीलापन रहना, ऐसे रहना जैसे कंधे लटक गए हो, सुन्न हो गए हो, उनमें जान ही महसूस ना होना। कमर में जकड़ जाना, कमर का जकड़ जाना, कई लोगों को कमर के निचले पोर्शन में दर्द होता है जी, कई लोगों को कमर के सेंटर के पोर्शन में दर्द होता है, और कई लोगों को कमर के जो गर्दन से कमर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सर्वाइकल पॉइंट है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को पूरी कमर में या कमर के पार्ट विशेष में दर्द है और लंबे समय से संप्राप्ति है तो इसमें वो दोनों ही हेतु मिलेंगे, और यहाँ पे चिकित्सा करनी है जी वातज जीर्ण जबर की। तो ये जितने भी अभी तक पॉइंट हमने पढ़े हैं, इनमें चिकित्सा क्या रखेंगे जी हम? कोई भी साथी बताओ कि इसमें चिकित्सा क्या रखेंगे जी, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा? इसमें तो पाचन होगा, ठीक है, और जो वातज औषधि है वो हम अपने अनुमान से देखते हैं किसी ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पंचकर्म की जरूरत पड़ेगी, तो अगर दोषों के हिसाब से कफ है तो उस हिसाब से, उस हिसाब से, वात का उस हिसाब से। ठीक है। हम वात के लक्षण पढ़ रहे हैं तो वात में हम यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रखेंगे जी, दीपन, पाचन, अनुलोमन, और इस दौरान उसको अगर हमें लगता है कि समन औषधियाँ, और फिर इसको स्नेहन, संवेदन, अनुवासन और निरोहण बस्ती, ये चिकित्सा रहेगी जी वात की। जैसे कल परसों हमने डिस्कस किया था, कई साथियों के अनुभव आपने सुने थे। तो बस्ती पूरे शरीर की वायु को अनुलोम करने का काम करती है जी। तो इस तरह से इसमें ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा जी। इसमें ये फर्क है जी, अनुवासन में तो मेडिकेटेड तेल इस्तेमाल किया जाता है जी, प्रकृति के अनुसार, जैसे शीलबला है, सतावादी अनुवासन है, कोटम चुक्का आदि है, सहचर आदि है, रासन आदि है, मेडिकेटेड ऑयल, और इसमें मात्रा रहेगी 60 से लेकर 240 ml तक। 120 ml मध्यम हीन मात्रा मानी, 120 ml मध्यम मात्रा मानी गई है जी, 60 ml हीन मात्रा मानी गई है, और 240 ml उत्तम मात्रा मानी गई है अनुवासन बस्ती की। और निरोहण बस्ती में क्या है, काढ़ा बनाया जाता है जी, वो कल्प सिद्धि स्थानम के पहले अध्याय में दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कोई वात के लिए है, कोई पित्त के लिए है, कोई कफ के लिए है, कोई दो दोषों के लिए है, कोई शरीर में बल बढ़ाने के लिए है, कोई पुत्र संतान पैदा करने के लिए, शुक्र धातु को अच्छा करने के लिए है, कोई आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए है, कोई शुगर में लेखनीय काम करने के लिए औषधि है, बस्ती है। तो इसमें बहुत सारे योग दिए गए हैं, तो उनमें से कल्प सिद्धि स्थानम का पहला अध्याय है जी, पेज नंबर भी बता देंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बस्तियां दी हुई है। तो रोगी के रोग के हिसाब से उसमें हमने क्या करना है,
भाई दर्द को ख़त्म करना है तो स्पेशल वात सामक बस्ती दी है, उसमें दर्द ख़त्म करते हुए ताकत देनी है तो अलग तरह की बस्ती है। तो उनमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ दी गई हैं उन सबको कूट के रात को, उन सबको पहले दिन कूट के मोम दस्ते में कूटना है, बारीक करना है, उसको कूटना है, हाथ से पीसना नहीं है मिक्सी वगैरह में, ना वो पीसी जाएगी। तो उनको फिर रात को पानी में भिगो देना है और सुबह फिर उनका काढ़ा बनाना है। जब काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा तो फिर उसमें 10 ग्राम सेंधा नमक, 20 ग्राम शहद, 40 ग्राम घी, इस तरह का रेशो रखते हुए 200 ml उसमें एरंड का तेल डाल लेंगे, या प्रकृति के अनुसार भी डाल सकते हैं। वात और कफ को तो एरंड का दे ही सकते हैं, पित्त को फिर प्रकृति के अनुसार। और बचे पोर्शन में उसमें सारा काढ़ा डलेगा जी, तो टोटल फिर वो देना है जी, तो वो रहेगा निरोहन बस्ती। अगर वो एक साथ में पूरी चली जाए तो रोगी उसी समय बहुत ज़बरदस्त रिलैक्स फील करता है जी। अगर वो टुकड़ों में भी जाएगी तो भी फील करता है। तो ये उसी तरह से सफाई कर देती है बड़ी आंत की। जैसे मान लो 5 साल से 50 साल से या 10-20 साल से किसी गटर में लगातार गंदगी जा रही है और वह चिपक रही है उसमें, तो जैसे गटर को साफ़ किया जाता है उसी तरह से साफ़ कर देती है। पूरे शरीर की वायु को अनुलोम करती है और अग्नि को बहुत अच्छा कर देती है। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, दीपन पाचन अनुलोमन, स्नेहन स्वेदन, अनुवासन और निर्होण बस्ती और वात सामक तेल और औषधियों का प्रयोग करना। अगर जबर है जो वात का है, जीर्णावस्था में चला गया है, जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जी। अगला पॉइंट है कि पेट में ऐसा अनुभव होना जैसे पीठ चूर चूर हो गई है, यानी कि कमर के बारे में और पीठ के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कमर जकड़ गई है और चूर चूर हो गई है। अगर इस तरह की संप्राप्ति चल रही है, इतना दर्द फील कर रहे हैं और ये समस्या लंबे समय से है, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि शरीर में क्या हो गया, क्या चल रहा है। तो हमने देखना है कि ये जो समस्या है ये वात की है और वात जीर्णावस्था में है, तो उस वात को ठीक करना है। वहाँ पे शोधन चिकित्सा, दीपन पाचन अनुलोमन करते हुए स्नेहन स्वेदन अनुवासन और निर्होण बस्ती चिकित्सा रहेगी। अगला है कि पेट में निचोड़ देने से की पीड़ा का होना, ये कब होगा जी? आमतौर पे रोगियों में समस्या कब फील करते हो जी? आपने कब देखा है ये समस्या रोगियों में? ठीक है, और किसी साथी का कोई अनुभव हो जी? हाँ, दोनों ही केस में रहेगा जी। दस्त लग रही है, दस्त कैसे लग रही है? मरोड़ के साथ, ऐंठन के साथ दस्त लग रही है और वायु प्रतिलोम है। लगातार किसी व्यक्ति को गैस, अफारा, गोला बनने की समस्या है। अगर ये लंबे समय से चल रहा है और लगातार चल रहा है तो यहाँ पे फिर इस वायु प्रतिलोम होने से इस तरह की समस्या फील होगी। तो किसी व्यक्ति को अगर लंबे समय से लॉन्ग टर्म से गैस, गोला, अफारा ये बन रहा है और उसको कब्जियत भी हो रही है, तो ये सिर्फ गैस, गोला, अफारा तक ही सीमित नहीं है जी, ये आगे चल के हृदय रोग तक पैदा कर सकती है जी। हृदय रोगी बना सकती है, श्वास रोगी बना सकती है, माइग्रेन पैदा कर सकती है, क्योंकि प्रतिलोम हुई वायु जहाँ भी फंसेगी, जहाँ भी पहुँचेगी, वहीं पे व्याधि पैदा कर देगी। मानो जो पसलियाँ हैं उनमें इस तरह का दर्द होना कि हड्डियाँ काटी जा रही हो। अगर कोई व्यक्ति है उसको लगातार पसलियों में दर्द है और दर्द इतना भयानक है कि उसको असहनीय हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है जैसे हड्डियाँ काटी जा रही हो। अगर इस तरह का दर्द है, लंबे समय से दर्द चल रहा है, तो हेतु और संप्राप्ति वो दोनों रहेंगे। बुखार की संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा ना होना, ऋतु के अनुसार संचित हुए दोषों को प्रकोप काल में दबाना। अगर ये समस्या चल रही है तो यहाँ पे समझ लेना है कि
वातज जवर है और वो जीर्णावस्था में है, और जीर्ण अवस्था के हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी है, और वो थोड़ा समय लेके ही ठीक होगा जी। वो केवल दवाइयाँ समनोक्ति से बात बनने वाली नहीं है। क्या है जी, हृदय में जकड़न और गोदा गोदने सी की पीड़ा का होना, हार्ट में अचानक से ऐसा दर्द होना, हार्ट का जकड़ जाना और उसमें ऐसा दर्द होना कि उसमें भाला या गोदा या कोई तीर मारी जा रही हो, इस तरह का दर्द अगर फील हो रहा है तो यहाँ पे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, स्टंट नहीं डलवा लेना है जी। यहाँ पे वायु को प्रतिलोम करने की, अनुलोम करने की कोशिश करना है, प्रतिलोम हुई वायु को, फंसी हुई वायु को, क्योंकि जो दर्द है वो वात के कारण है जी। और दुबले पतले व्यक्ति में अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो वहाँ पे स्वतंत्र रूप से वात बलवान है, उसके शरीर में रुक्षता, खरता, लघुता ये गुण मिलेंगे जी। और फिर वायु प्रतिलोम है, मलावरोध में मिलेगा, तो इस तरह के व्यक्ति को ये समस्या बनेगी। और भारी व्यक्ति में शरीर में कफ बढ़ा होने से, कफ के गुण बढ़े होने से और कफ के द्वारा वायु का मार्ग अवरोध करने से ये समस्या बनेगी जी। तो वहाँ पे कफ को हटाना है, वायु अनुलोम हो जाएगी, और यहाँ पे स्वतंत्र रूप से वात को अनुलोम करना है जी। अगला पॉइंट है कंधों में मथने सी की पीड़ा का होना। कंधों में ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे बार बार उसके ऊपर कोई चोट मारी जा रही है या कंधों को मथा जा रहा है, और उसमें दबाने पर, उसमें सेक देने पर, उसको हल्का मालिश करने से रिलैक्स मिलेगा। अगर लंबे समय से कंधों में ये दर्द चल रहा है या अंग विशेष में दर्द है या मैक्सिमम शरीर में दर्द है, तो यहाँ पे जो दर्द है वो वात का है और जीर्णावस्था में है, और वात की जीर्ण अवस्था की चिकित्सा यहाँ पे करनी है जी। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल बन रहा हो जी? आमतौर पे आप इन समस्याओं को जितनी भी पढ़ रहे हैं ये लगभग हर रोगी में फील करते ही करते हैं जी। हर रोगी में कोई ना कोई एक दो समस्या फील करते ही करते हैं। रेशम जी देखा है? हाँ जी गुरुजी, तकरीबन यही रहती है। तकरीबन तकरीबन रहती है, दर्दों की रहती है, और सर दर्द भी घूमेगा, पेट की समस्या रहेगी, थकावट भी रहेगी, तकरीबन यही मिलती है। और जब आप हेतुओं को देखोगे तो ऋतु के अनुसार संचित हुए दोषों को दबाया भी गया है और बुखार की भी चिकित्सा नहीं करी गई है, दोनों ही मिलेंगे जो रोगियों में। बुखार का टाइफाइड तो जीवन होता है गुरुजी, कभी ना कभी को चढ़ा जरूर है, और उसकी चिकित्सा गलत हुई। बिल्कुल जी। गुरुजी ने जो आपने मेरे को बड़ी बस्ती के बारे में बोला था वो यही है, काटेवाड़ी? नहीं, आपको तो सहचर आदि तेल की बस्ती लेने के लिए बोला था, जैसे आपने शीरवाला की। वो तो ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, वो काटे वाली है जी। क्या बोला जी? ठीक है, इसका समाधान आपको बिल्कुल सिंपल बताते हैं क्या करना है जी। सुबह जो मक्खन निकलता है हर रोज, और प्यास किस समय से लगना शुरू हो जाती है? वो तो स्वाभाविक प्यास है जी। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आपने सब्जी खाई है उसके 1 घंटे बाद प्यास लगना तो स्वाभाविक है। वो प्यास आपकी तेज ही रहेगी, उसको हम समस्या नहीं बोलेंगे, वो तो अच्छा संकेत है जी, क्योंकि आपकी अग्नि में बल अच्छा है, आपने प्रॉपर भोजन लिया है और फिर पाचन होने के बाद प्यास लगना स्वाभाविक है। और वो आपने सुनो, एक समय में ज़्यादा ना पियो, आप आधा लीटर पानी पी लो। आधा लीटर पानी पी लिया है, फिर से आपको आधे घंटे तक फिर से प्यास लगेगी, तो फिर से आप पी लो जितनी प्यास है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद और अगले 1 घंटे तक 2-3 बार प्यास लगना वो तो स्वाभाविक है जी। अगर पूरे ही दिन भर में आप ज़्यादा प्यास की समस्या फील कर रहे हो, फिर आप ये उपयोग कर सकते हो, जैसे कि आपने मक्खन लेना है जी, मक्खन, और उसमें 1 चम्मच शतावरी डालना है और 1 चम्मच मिश्री डालना है, और उसको अच्छे से
मिला लेना है, उसको फिर चाट के खाना है। मक्खन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखो, तो इससे आपकी जो अधिक प्यास की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन खाने के बाद प्यास लगना वो स्वाभाविक है जी, वो खत्म, हाँ वो खत्म नहीं होगी जी, क्योंकि वो स्वाभाविक है और वो लगनी ही चाहिए जी, वो ज़रूरत है शरीर की उस समय। अगर इसके अलावा आपको प्यास ज़्यादा लग रही है दिन भर, तो वो खत्म हो जाएगी इस योग से। हाँ बस ये लगना स्वाभाविक है, ये सामान्य है जी। लोगों ने पढ़ा था एक वीडियो में दर्द जो गलत है लंबे समय से, ऐसे लोगों को वेरिकोज वेन भी मिलता है। बिल्कुल तो जी। क्या है, ये स्नेहन स्वेदन करने की वजह ये पर अनुवासन बस्ती और लिहोन बत्ती दे रहे, तो उससे वेरिकोज वेन में भी आराम मिल जाएगा। उनको स्नेहन भी करना है, स्वेदन भी करना है, वहाँ पे उद्वर्तन भी करना है, और अनुवासन और निर्होण बस्ती भी करनी है, और लीच थेरेपी भी करनी है जी। हाँ, तो वो दूसरी तरफ निकालना है जी। वो जो लिखा जाता है वो तो इतना ज़्यादा बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो लीच से और ये सब चीज़ों से सर्कुलेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर उनको देखो, दो तरह के रोगी मिलते हैं वेरिकोज वेन में। एक रोगी मिलेगा जिनको वेरिकोज वेन है, नसों में उभार है, लेकिन उसको दर्द नहीं है। दूसरा रोगी मिलेगा जिसको भयंकर दर्द है। तो जिसको दर्द है उसको तो लीच लगाते ही जैसे ही सर्कुलेशन बढ़ेगा, वायु वहाँ से निकलेगी, दर्द खत्म है। दर्द जब खत्म हो गया तो बाकी धीरे धीरे आप उसकी समस्या पे काम करते रहो। और जिनको केवल वेरिकोज वेन है, दर्द नहीं है, तो उनको आप आराम से चिकित्सा कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है जी, जैसे प्याज होता है, प्याज की लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी रहती है, तो ऐसे ही यहाँ पे वायु ने रक्त का और रक्त ने वायु का, दोनों का मार्ग घिरा हुआ है। तो जब यहाँ पे लीच लगेगी, लीच जब फीड करेगी रक्त को, तो वो फीड करते समय अंदर एक एंजाइम भी छोड़ती है, हीमोग्लोबिन नाम का एंजाइम। तो वो क्या करता है, वो दोबारा थक्का नहीं जमने देता जी। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो, कहीं पे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका कुछ टाइम के बाद रक्त का थक्का अपने आप जम जाता है। लेकिन अगर लीच को आप लगाओगे तो उसका जो रक्त है उसको रोकना पड़ता है जी, वो अपने आप नहीं रुकता है, क्योंकि जो वो अंदर एंजाइम छोड़ती है, तो उसमें जो वो एंजाइम है उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो दोबारा जमने नहीं देती जी, तो उसको ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है जी। बहुत से लोग वहाँ पे वो कपिंग थेरेपी भी करते हैं, या वैसे ही ब्लड को निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट रहेगा जी लीच थेरेपी का, क्योंकि लीच गंदा खून भी निकालेगी और अंदर एंजाइम भी छोड़ेगी, जो दोबारा थक्का नहीं बनने देगी। तो इसमें पूरा ट्रीटमेंट है। हाँ जी, हाँ वो भी है, हाँ वो भी है जी। हाँ छोड़ देगी, और बाई चांस अगर ना छोड़ दे तो वहाँ आपने समझ लेना है कि जब तक दूसरी तरह फीड कर रही है तो आपको कोई अच्छा फील होगा जी, ठंडक सी लगेगी, दर्द है तो वो ख़त्म हो जाएगा, अच्छा फील करोगे। और शुद्ध अगर चूसेगी तो फिर शरीर में दर्द बढ़ना शुरू होगा, लेकिन ऐसे चांसेस मिलते नहीं हैं जी, क्योंकि अगर वेरिकोज वेन है और आपने कहीं क्लेद के ऊपर जोंक को लगाया है, तो बहुत केस में तो ऐसा होता है जी, मान लो कहीं पे आम है, सोत बना हुआ है, भयानक दर्द है, ऐसा होता है कि आप जोंक लगा दो, जोंक ने फीड कर लिया है, उसके बाद भी उसके ब्लड को निकलने दो जी, क्योंकि लीच की भी एक कैपेसिटी है कि वो थोड़ी मात्रा में फीड कर पाएगी, तो उस ब्लड को निकलने दो। आपको पहचान कैसे मिलेगी, मान लो किसी को घुटने पे सोत है और यहाँ वेरिकोज वेन है जहाँ पे आप जोंक लगाया है, तो जोंक ने फीड कर लिया है, उसके बाद आपने तुरंत रोकना नहीं है, जब तक लगे कि इसमें गंदा खून आ रहा है, कालापन है। जैसे कि एक वीडियो भी डाली है जी, अगर आप लोगों ने देखी हो, जोंक के ऊपर देखो उसमें कितना काला ब्लड था, देखना जी आप। तो
इसमें ऐसा है कि उसको हमारे पास तो जो यहाँ पे लीच थेरेपी होती है, लगाने के बाद देख लिया है कि भाई अभी इसमें बात बढ़ी नहीं है, तो उसको आधा दिन तक भी छोड़ देते हैं ताकि पूरा क्लेद वहाँ से निकलेगी। लीच की भी एक अपनी कैपेसिटी है, तो जब पूरा क्लेद निकल जाए, जब तक निकलेगा पुराना तो रोगी अच्छा फील करेगा जी। तो जितना निकल सके निकलने दो जी। तो ये रहेगा जी अमित जी, इसमें लीच थेरेपी अनिवार्य है, रक्त मोक्षण। देखना आप वीडियो को, लिंक दोबारा शेयर कर देंगे ग्रुप में, सभी देखना जी। हाँ जी, अगर आप वीडियो देखोगे जी, वीडियो को दोबारा सुनोगे तो जो क्लास में पढ़ लिया है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो क्लास से बाहर भी है, जो हमने नहीं पढ़ा है, तो सुना करो जी वीडियो। हाँ जी, रेशम जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने तो बोल दिया था लीच के बारे में, इन्होंने देख लिया था, वो बता दिया था। गुरुजी मैं एक चीज और बोल रहा था। हाँ जी, इससे मैंने अभी यार जीन जो है लक्षण दिखते मात्र जी, हाँ जी, उसको क्या हुआ, उसको काम ज्यादा किया तो उसको बुखार आ गया, ठीक है, 2 दिन तक बुखार रहा उसको, तीसरे दिन उसके पेट में दर्द हो गया और सिर में दर्द चालू हो गया। ठीक है, और मतलब उसको सारी जांचें करानी, बहुत सारी चीजें जांचें कराई तो उसमें कुछ भी नहीं आया। लेकिन रोगी समस्या फील कर रहा है। हाँ, मतलब उसकी पेट में एटम इतनी तगड़ी होती है और सिर में दर्द बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो बात पे कफ के ऊपर काम नहीं करते ना। आप लोगों ने पढ़ लिया, आप झट से बता दोगे कि ऐंठन है, पेट में दर्द है, तो वहाँ वायु है, वायु प्रतिलोम है, वायु घुसी हुई है, वायु अनुलोम नहीं हो रही है। अब ये भी एक फ्रॉड है जी कि रोगी समस्या फील कर रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो फिर वो चिकित्सा लेना बंद कर दे तो समस्या कैसे ठीक होगी जी। तो जो सभी, हाँ जी, जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं ये तो डायग्नोस हो ही नहीं सकती, ये तो खुद ही फील करेगा रोगी का भी। और ये रिपोर्ट में भी नहीं आएगी बिल्कुल जी। ये समस्या भी खुद फील करेगा और इनमें रिलैक्स भी खुद फील करेगा जी। ये गुरुजी देखिए, मैंने ऐसे पेशेंट बहुत सारे डॉक्टरों ने बिल्कुल क्लिनिक चिट दे दिया, भाई आपको कोई रोग नहीं हो, दवा कैसे दे दी, तो रोगी परेशान है, अभी मुझे ये हो रहा है, मैं मरे जा रहा हूँ, आप बोल रहे हो रोगी नहीं। बिल्कुल जी, तो ऐसे केस भी देखे बहुत सारे, पता चलता है बाद में भी इसका तो दिमाग गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, इसमें कोई दोष पड़ा हुआ है। तो उनकी भी समझ से बात हो जाता है जब वो रोगी की रिपोर्ट ठीक है, वो रिपोर्ट के ऊपर ही चलते हैं, रोगी के लक्षण के ऊपर नहीं चलते। बिल्कुल जी। और यही डिफरेंस आयुर्वेद में। अगला पॉइंट है जी, बाहों में फटने सी की पीड़ा का होना। किसी को लंबे समय से बाजू में दर्द है और दर्द इतना भयानक है कि जैसे बाजू फटे जा रही हो, या जकड़न है, या लंबे समय से स्लो दर्द है, कोई भी पोजीशन है, लंबे समय से दर्द है, तो उसमें वात है जो जीर्णावस्था में है और उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। उसके कंधे पे चोट है, चलो वो तो दर्द का है, चोट तो है, अपना दर्द हो रहा है, चोट की वजह से हो रहा है। लेकिन जब वायु वहाँ से होके गुजरेगी, वहाँ पे जब उसको टेस्ट करेंगे तब वो पेट को बढ़ाएगी, ये सोचना है। हाँ बिल्कुल जी, अगर पहले ही शरीर में वात का संचय है और चोट लगी है, तो बाहरी समस्या है, तो बाहरी आघात से आपको चोट, वो समस्या पैदा हुई है, शरीर को बाहरी समस्या बनी है, बाहर से आई है वो समस्या, अंदरूनी नहीं थी। लेकिन अगर शरीर में वात का संचय है तो वो उसको भी बढ़ाएगी। अभी ठीक है, लेकिन जैसे वो ठंडा होना शुरू हो गया, वो जहाँ पे बैक्टीरिया का दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया, बिल्कुल जी, इसका मतलब है वायु प्रभाव हो गया। हाँ जी, पहले ही शरीर में वात संचित है। अगला पॉइंट है, असफलकों में दबाने सी की पीड़ा का होना। मतलब जो पुल्ले हैं उनमें ऐसा दर्द होना कि दबाएं थोड़ा रिलैक्स मिले, और लंबे समय से उनमें दर्द और थकावट ऐसा फील करना, तो जो वात है वो जीर्णावस्था में है और उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है, चबाने में हनुओं की असमर्थता। यानी कि जो हनु है
जबड़ा है उसमें धीरे धीरे दांतों का निकलते रहना, गिरते रहना, कमज़ोर होते रहना, ये सब काम कर रहा है वायु। और फिर ऐसा हो जाना कि जब चबाएं तो उसमें दर्द फील हो। अगर इस तरह की संप्राप्ति चल रही है और लंबे समय से ये चल रही है, लंबा समय हो गया है, तो वहाँ पे समझना है कि वात जीर्णावस्था में है और उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है बार बार जम्बाई का आना, कानों में साए साए की आवाज़ सुनाई देना। आवाज़ है साए साए की सुनाई दे रही है तो वायु ही है जी। जब तेज वायु बहेगी तो आप महसूस करते हैं कि ये वायु तेज गति से बह रही है। आपको बहुत तेज हवा चलेगी, आंधी चलेगी, तो आपको वायु का बहना महसूस होगा जी। शंखों में चुभने सी की पीड़ा का होना, में पीड़ा होना जी, सिर में पीड़ा होना, तो ये वात वाले में संप्राप्ति तभी बनेगी जब वायु है जो वो प्रतिलोम है जी। वायु अनुलोम ना होके प्रतिलोम है और शरीर में रुक्ष, खर, लघु इनमें से कोई ना कोई गुण बढ़ा है। और प्रतिलोम वायु जब आपके सिर प्रदेश तक चली गई है प्रतिलोम होके, तो इस तरह की समस्या बनेगी। या वहाँ पे अगर उदान वायु प्रकोपित है और उसने वहाँ पे ड्राइनेस पैदा कर दिया है तो भी समस्या बनेगी। देखते हैं जब यह कह रहे कि कानों में साए साए की आवाज़ सुनाई देती है, वो कान के कान का जो पर्दा होता है ये तो बाहरी पार्ट हो गया। यदि कान को अंदर तरफ से देखा जाए ना तो वहाँ पर एलोपैथिक वाले लोग बोलते हैं कि कोई जगह पर जो है ब्लॉकेज है या वहाँ पर कुछ रुक्षणता है। ऐसे रोगियों को या तो साए साए की आवाज़ आती है या फिर ना आंखें उनकी बंद कराई जाए तो वो खड़े नहीं हो पाते, उनको चक्कर आता है। और आंखें यदि खुली रहे तो भी उनको चक्कर आता है। इस कंडीशन में यदि अपने को उस स्थान की वायु पर पर्टिकुलर काम करना है तो क्या किया जाना चाहिए? उस स्थान पे अगर पर्टिकुलर वायु पे काम करना है तो देखो, वायु साई साई की आवाज़ आना दोनों ही प्रकृति में हो सकता है, वात में भी और कफ में भी। वात में अपने स्वतंत्र वात प्रकोप के कारण, और कफ में शरीर कफ का है, कफ बढ़ा हुआ है, कफ के गुण बढ़े हुए हैं और उन्होंने वायु को मार्गावरोध किया हुआ है, तो वहाँ पे भी। अब कफ के व्यक्ति में तो वहाँ पे कफ के गुणों को हटाने की चिकित्सा करनी है, और वात के व्यक्ति में वहाँ पे वात को हटाने की चिकित्सा करनी है जी। तो वात में तो हम प्रॉपर ही ट्रीटमेंट करेंगे, स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, निरोधन, और खासकर यहाँ पे तेल डालना जी कान के अंदर। पूरा ही ट्रीटमेंट करना है जी गुणों का शरीर के हिसाब से। अगर आप अंग विशेष में काम करोगे तो उतना लाभ नहीं मिलता कई बार इन रोगियों में। और इसमें वात का व्यक्ति है तो हर जगह से दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती ये सब करना, और फिर कान में तेल डालना जी। और खासकर कान में डालो जी, आप बिल्लव तेल डालो जी। अगर वात का व्यक्ति है तो कान को पूरा भर दो जी, जिस कान में साए साए की आवाज़ आ रही है, और बाकी उसके गुण की भी चिकित्सा करो। और एक काम और करना है इस तरह के रोगियों को, रात को सोते समय घी में छोटी हरड़ को भून के दे दो जी, और उसको 1 घंटे तक मुंह में रखना है, खाना बिल्कुल नहीं है। वो पिघल के अपने आप चली जाएगी, और उसको मुंह में रख ले तो बेस्ट है। और वो किसी पार्ट में फंस के और रात भर अंदर ही पड़े रहे तो और भी बेटर है जी, क्योंकि रात को ली गई औषधि उदान वायु के क्षेत्र पे काम करती है। तो कफ और वात दोनों में ही हरड़ को देंगे, और वात वालों में वहाँ बिल्लव तेल से कान को पूरा भरेंगे जी, कर्ण पूर्ण करेंगे। और कफ वालों में क्षार तेल से भरेंगे जी, मेडिकेटेड, ये दोनों ही बने बनाए मिल जाएंगे आपको। और बाकी गुणों की चिकित्सा भी वहाँ पे करेंगे जी हम। और इस तरह के दोनों केस में सहस्रादि बस्ती, सहस्रादि तेल की अनुवासन बस्ती देनी है, और उसका नस्य भी देना है जी। तो पूरी तरह से यहाँ पे वायु को घेरने का प्रयास करेंगे। सिरोधारा, सिरोविरेचन, ये सब करना है जी यहाँ पे। तेल को वैसे वो जो कर्ण पूर्ण पर यदि करते हैं तो कितने समय तक वो तेल रहेगा कानों में? पहले प्रॉपर बैलेंस करना है, कान को भर दो जी, तेल को भरोगे तो वो खाली हो जाएगा जी, कुछ टाइम के बाद दोबारा फिर से भर दो जी। ऐसा हो जाता हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है जी। कान
कान के अंदर घुल जाता है तेल। हाँ हाँ बिल्कुल जी। और कान में वैसे भी स्वस्थ व्यक्ति को तेल डालना चाहिए जी। आप बालों पे तेल लगाते हो, सिर पे तेल लगाते हो, शरीर पे कोई ना कोई चिकनाई लगाते हो अपना ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कानों के लिए क्या करते हो जी? कुछ भी नहीं। कानों को भी, कान वात का क्षेत्र है जी कान, वहाँ पे वायु प्रकोप जल्दी आएगा जी। तो कानों में स्वस्थ व्यक्ति को भी बिल्व तेल डाल लें जी। वात और पित्त वाले बिल्व तेल डाल लें, कफ वाले क्षार तेल डाल लें जी। या फिर कफ वाले सरसों का तेल भी, ये दोनों मेडिकेटेड डाल लेंगे तो इनको गर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर सरसों का डाल रहे हो तो थोड़ा गुनगुना करके डाल दो जी। जी वेट जी। तो हाँ जी, तेल डालने की प्रोसेस क्या रहती है अगर नॉर्मल किसी ने डालना प्रोसेस ये है कि रात को सोते समय सरसों का तेल गुनगुना करना है। तीनों ही प्रकृति के डाल लो जी सरसों का तेल। तेल को गुनगुना करना है और कान में गुनगुने तेल की 1 ड्रॉप डालनी है, और फिर जिस कान में डालना है उसके दूसरे बल लेट जाओ ताकि वो कान ऊपर रहे और तेल अंदर की तरफ चला जाएगा। और फिर अगले दिन दूसरे कान में डाल लो जी। तो ऐसे करना है जी। सप्ताह में 1 दिन उस तेल उस कान में, 1 दिन उस कान में जरूर डालनी चाहिए जी। नस्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा जी, बहुत से साथी करते भी होंगे कि नस्य करो, नस्य के ये फायदे हैं, इसमें एक चैप्टर भी है नस्य के ऊपर, लेकिन कानों में कोई नहीं डालता है जी, डरते हैं कानों में तेल डालने से। इससे क्या होता है इससे क्या होगा जी, वहाँ का ड्राइनेस खत्म हो जाएगी जी, रुक्षता खत्म हो जाएगी जी वहाँ की। जो अमित जी बता रहे हैं ये संप्राप्ति ये गुरु जी वात के क्षय की लक्षण है। ये वात प्रकोप में भी होता है रेशम जी, और कफ वालों में भी, भारी शरीर वालों में भी ये होता है, साई साई की आवाज आना। हाँ जी, उसमें तो कफ वालों में तो भारी, क्योंकि वो वायु को निकलने की जगह नहीं मिल रही, वहाँ पे तो कफ ने विरोध किया है। लेकिन मैक्सिमम केसेस ये देखे गए कि किसी को अगर आप पूछ लीजिए, नॉर्मली ये पूछ लीजिए कोई एक साथी किसी को कई कानों में तेल डालने कितना समय हो गया, तो वो यही बताएगा कि मैं जब छोटा था कभी डाला होगा लेकिन कभी डाला ही नहीं। कभी वो छोटा था तो, कभी वो छोटे थे तो उस समय जो दादी नानी ज्ञानवान होती थी तो उन्होंने डाल दिया तो ठीक है, नहीं ये बीच में एक पीढ़ी तो ऐसी आई है जी जो अपनी माताओं वाली पीढ़ी रही है कि उसने किसी तरह का ज्ञान नहीं है। और एक बात और है गुरुजी, दूसरा सर पे तो तेल लगाने का विधान भी गया, जो अभी नई युवा पीढ़ी है वो तो जेल ही लगाते हैं, वो भी काम खत्म हो गया तेल का। एक तो कान भी सूखे, बाल भी सूखे, और पैरों को स्वच्छ रखना, साफ रखना, पैरों की मालिश करना, ये महर्षि यात्रा का उद्देश्य है। पैरों की भी कोई मालिश नहीं करता, ना पैरों में तेल डालता कोई, पैरों के नाखूनों में तेल डालना चाहिए। उससे होता क्या है जयश्री जी? ये देखिए जो उससे ये होगा जी, उससे ये होगा कि आपके पास 2 लकड़ी है, एक लकड़ी बिल्कुल सूखी है और एक में हर रोज तेल लगा रहे हो, तो जल्दी कौन सी टूटेगी? सूखी टूटी। बस शरीर में ऐसे ही होगा, जितना रूखापन बढ़ेगा उतना ही आयु कम होगी, उतना ही जल्दी बुढ़ापा आएगा। तो हाँ जी, अपने अपने नॉर्मली जो साइंस हमारे पास में मेन तो जो हेडक्वार्टर जिसको हम बोल सकते हैं वो तो यही है लक्ष्य है, लेकिन जो पैरों में आता है और जो हाथ में आता है वहाँ पे लिंक है। तो आप जैसे भी पैरों की मालिश करोगे तो ये मर्म स्थान है, जब हम मर्म स्थान पढ़ेंगे तब वहाँ जाएंगे, तब जब हम आएगा। तो यहाँ की जब मालिश करोगे तो एक तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दूसरा आपके हाथ को बल मिलेगा। खासकर गर्मियों के समय में आप नारियल का तेल या गाय का घी थोड़ी मात्रा में लगा के देखो जी कुछ दिन, बहुत गहरी नींद आएगी, आँखों को अच्छा लगेगा, और जैसे रेशम जी ने बोला है ये दोनों ही सुधर जाएंगे जी। और जो कान की हम बात कर रहे हैं, कान वायु का क्षेत्र है जी, इसमें स्पेस है, आकाश महाभूत है यहाँ पे। कानों में अगर कभी भी जीवन में तेल नहीं डाला है तो कानों का क्षय सबसे जल्दी होगा जी। बहरापन या सुनने की
ये सबसे जल्दी आएगा अगर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं डाल दिया कानों में। तो चिकन, कान बंद रहना हाँ जी, गर्म से होता है। हाँ जी, हाँ, इसी कारण से ड्राइनेस जैसे ही बढ़ेगा। हाँ, गुरुजी वहाँ मालिश तो कहते हैं कि मालिश तो कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं जी। लेकिन उसकी बजाय अगर आप प्रसारणी और सहचर आदि की करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जी। कर सकती हैं। फिर हम बात करें अति उत्तम की, अति उत्तम वो रहेगा जी। हाँ जी, नॉर्मली जो खाने में जो तेल डालना है, एक केस में जैसे आपने बताया ये पूरा फैल गए कान को, वो तो रोगी की स्थिति में है जी। अब हाँ जी, नॉर्मली डालने से 2-3 बूंद डाल। नॉर्मली तो शुरुआत में आप एक एक बूंद ही डाल लो जी, वो भी काफ़ी है। फिर आप एक से अगले सप्ताह में 2-2 डाल लो जी। और एक ध्यान रखना है जी, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना ही रहना चाहिए। ठंडा डाल दिया तो समस्या बढ़ जाएगी जी। मेडिकेटेड तेल डाल रहे हैं, जैसे बात से एकदम तेल डाला है कि नॉर्मली ऐसे भी बिना दवा का शरीर है, तो उसको भी गर्म करना ना, है। उसको ऐसे ही डाल सकते हो जी। सामान्य अगर सरसों का तेल आप डाल रहे तो उसको गुनगुना करके ही डालना है। और मतलब मैक्सिमम 2-2 बूंदे तक की। और 2-2 भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि अगर आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना जी तो 2 बूंद डाल ली और कान को ऊपर की तरफ करके सो गए दूसरे बल लेट के, और सुबह तक देखोगे तो उसमें से भी थोड़ा बहुत रिस्क के बाहर आ जाएगा जी। तो 2 बूंद काफ़ी होती है जी। एक से मेल कान में डालने में, दूसरे कान में डालने। हाँ जी, गुरुजी हाँ जी। जैसे अभी आजकल आज के टाइम में बच्चों में ज़्यादातर लोग ये मिर्गी वाला होता है, दौरे पड़ते हैं, तो ये क्या सिस्टम होता है? ये पढ़ेंगे जाके क्या सिस्टम है, उसमें हेतु ढूंढो कि ये बताओ कि वो गलतियाँ क्या क्या कर रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल सही नहीं मिलेगा जी। अच्छा, एक्चुअली कल मैं कहीं शादी में गया था, वहाँ स्टेज पे एक बंदा गिर गया, बंदी था वो 12-13 साल का, डांस करते करते। अब यही नहीं पता है जी लोगों को कि खा किस लिए रहे हैं, केवल भूख शांत करने के लिए खाते हैं। अब खाना भी है, ऊपर से फ्रिज का दूध पी रहे हैं, ऊपर से पानी पी रहे हैं, या चाय के साथ ही रोटी खा रहे हैं। अब उन लोगों में कोई बीमारी है तो उसमें अचंभित होने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि खाना सड़ रहा है। खाना ने अंदर जाके 2 ही काम करने हैं, या पचना है या सड़ना है। पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। तो कोई भी किसी को समस्या है तो उसके हेतु ढूंढने हैं, संप्राप्ति समझनी है, क्योंकि उसके बिना समस्या हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी चल रही है जी। हाँ जी, क्या दी थी जी? प्यूरोबिल, ठीक है, ठीक है। ले इकट्ठे भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। एक तो इकट्ठे भी ले सकते हैं। 3 ढक्कन उसके मिला लो, 3 उसके मिला लो और पानी मिला लो। अगर गुरुजी जैसे विक्रम जी बात करें तो स्किन हेल्थ के लिए, अगर गुरुजी ये बुलेटिन की गाड़ी की जो आप बोल रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं इसको, जबरदस्ती स्किन की हेल्थ के लिए। नहीं, इनको तो जी वो दिया है, इनको जैसे थोड़ी हल्की फुंसियाँ थी तो इनमें इनको आरगवद अमृत आदि कसाई, वैद्यरत्नम कंपनी का, और एक एमिल कंपनी का प्यूरोडिल आता है जी। तो हाँ, हाँ, दृष्टि के लिए वो दिया है जी, उसके लिए पूछ रहे थे। ये पीने के द्रव्य है जी। चमड़ी अब हमारी ग्रोइंग करे और वो ठीक रहे तो इसके लिए मुलट्ठी का देते हैं, बाकी वो बहुत अच्छा है, उसमें शायद मिलाकर से मुलट्ठी के साथ। आप एक बार वो पढ़ना जी, फिर आप मतलब एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे पाओगे जब आप बस्ती अध्याय पढ़ेंगे या पढ़ा देंगे बस्ती अध्याय से। अगला पॉइंट है जी, मुख का फिक्कापन और या फिर मुख में कसेलापन रहना। अगर लंबे समय से ये संप्राप्ति किसी को चल रही है, ये समस्या लंबे समय से चल रही है,
मुख में फिक्कापन या कसेलापन का अनुभव होना, यानी कि जो उसका बोधक कफ है वो बिगड़ गया है जी। तो वहाँ पे संप्राप्त हेतु यही मिलेगी, ऋतु के अनुसार संचित हुए दोषों का प्रकोप काल में दबाना या बुखार की विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा नहीं करना। अगर लंबे समय से ऐसा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका वात जीर्णावस्था में है और उसकी चिकित्सा करनी है। और मैक्सिमम ये समस्या उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका बुखार बिगड़ा रहता है। बुखार बिगड़ने के बाद बुखार बिगड़ा है या लंबा चला है उसके बाद ये समस्या ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। लंबे समय से जिसको भी है सबका बुखार ही बिगड़ा हुआ है। हाँ जी, ये दोनों ही हेतु मिलेंगे उनमें। ऋतु के अनुसार दोषों का स्वाभाविक रूप से संचय होता है और ऋतुचर्या का पालन ना किया जाए तो भी संचय होता है। और जब संचित हुए दोष को प्रकोप काल में दबाया जाता है एलोपैथी दवाई लेके, और बुखार के समय में दबाया जाता है बुखार को प्रॉपर चिकित्सा ना लेके, तो ये दोनों हेतु मिलते हैं। और यहाँ पे वात जीर्णावस्था में उसकी चिकित्सा करनी है। तो वृद्धि जैसे ये समस्या शुरू कितने समय बाद हो सकती है? जैसे किसी को बुखार आया, उसने गलत ट्रीटमेंट लिया, कितने समय बाद ये समस्या? डेंगू के बाद तो ये लगभग तुरंत ही शुरू हो जाती है जी। अगर कोई एलोपैथी में डेंगू का ट्रीटमेंट करता है तो 1 महीने तक तो उसकी कमजोरी नहीं जाती है जी। डेंगू के बाद तो अगर एलोपैथी में ट्रीटमेंट लिया, आप देखेंगे कि उसको कोई ना कोई विशेष संप्राप्ति जरूर बनेगी जी। वो उसकी कमर में दर्द बनना शुरू हो, पिंडलियों में दर्द हो, शरीर में थकावट बढ़ना शुरू हो, या अग्नि मंद की समस्या हो, या आंखों में रोशनी घटती चली जा रही है, या बाल झड़ते और पकते चले जा रहे हैं। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संप्राप्ति जरूर घटित होगी। आपने देखना है जी क्या घटित हुई है, क्योंकि वहाँ पे या तो रुक्ष गुण बढ़ा है या तेज बढ़ा है। जो हमने बुखार में पढ़ा था कि बुखार में रुक्ष और तेज बढ़े रहते हैं, मतलब तेज गर्मी जो हीट वहाँ बढ़ी है तो रुक्षता भी बढ़ाएगी। तो चिकित्सा हुई नहीं है, फिर रुक्ष तेज पे काम नहीं हुआ है, तो वात के 80 और पित्त के 40 में से कोई भी रोग हो सकता है जी। जितना बुखार लंबा चला होगा उतनी ही जल्दी संप्राप्ति आएगी जी। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रोग बिना बुखार के शुरू नहीं होता है, या गलत आहार विहार के कारण। देखो, गलत आहार विहार से तो कोई भी रोग होता ही है, लेकिन लंबा संचय बीमारियों का जीर्णावस्था में पहुंचाने का काम ऋतु के अनुसार संचित हुए दोष और प्रकोप काल में दबाने से और बुखार को दबाने से इनसे जल्दी संप्राप्तियां बनती है जीर्णावस्था के लिए, लंबी बीमारियों के लिए, या जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियों के लिए। आहार विहार और ऋतुचर्या और बुखार। इसी हिसाब से तो मुझे कोई भी नहीं है, सारी बीमारी। हाँ जी, बिल्कुल किसी को बुखार की चिकित्सा का पता ही नहीं है जी। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे जी, कल से हम पढ़ेंगे विषम जवर को समझेंगे, और फिर जब आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे ना इस अध्याय का, हम वहाँ पे पढ़ेंगे जवर मुक्ति के लक्षण। जवर मुक्ति के लक्षण जब हम पढ़ेंगे ना जी, तो वहाँ पे माधव निदान में बहुत सुंदर वर्णन ये कहा गया है कि आपको जवर का तो ज्ञान होना चाहिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जवर मुक्ति के लक्षण हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बोला गया है कि जैसे दीपक होता है ना जी, दीपक जब बुझने लगता है तो कभी कभी तेज लो से जलता है जब बुझने लगता है। तो ऐसे ही जब जवर का मुक्ति काल चल रहा है तो जवर मुक्ति काल के समय में भी बुखार आ सकता है। मतलब क्या है, रोगी 10 दिन बुखार से पीड़ित रहा है, आपने उसको विधिवत चिकित्सा करी है, अब वो अपने को उसमें सिम्टम लिखे हुए हैं जी कि रोगी हल्का महसूस करेगा, अब पसीना उसको आने लगेगा, अब भूख उसकी बढ़ने लगेगी, सब कुछ सिम्टम अच्छे लग रहे हैं। मान लो किसी को 10 दिन बुखार रहा है और 2 दिन अब वो रिलैक्स फील कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि जी अब मेरे को बुखार नहीं है, अब मैं बुखार से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन फिर से बुखार आ जाना, तो वहाँ पे आपने घबराना नहीं है जी। क्यों? क्योंकि जबर मुक्ति काल में
बुखार आना भी उसका एक लक्षण है कि फिर से आना। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे दीपक जब बुझता है तो उसकी लो कई बार बहुत तेज हो जाती है, अचानक से तेज होकर फिर डाउन होना, ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे ही जब बुखार का जबर मुक्ति काल है, उस समय आप 10 दिन किसी को बुखार रहा, 2 दिन ठीक हो गया, फिर से आ गया, तो वो हौसला ही छोड़ देगा जी कि मैं नहीं ठीक हूँगा, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो जबर मुक्ति का लक्षण है जी। और भी कई लक्षण उसमें बहुत अच्छे दिए। तो जबर का ज्ञान होना और जबर मुक्ति का ज्ञान होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना डिटेल है जी आयुर्वेद। रेशम जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो जबर का ज्ञान होना तो जरूरी है, लेकिन मुक्ति काल का ज्ञान होना, उस समय कुछ ऐसे सिम्टम हैं कि अचानक से उस समय दस्त लग जाना या अचानक से बुखार आ जाना मुक्ति काल में भी, तो फिर दोबारा से हॉस्पिटल में नहीं जाना है जी, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या करना है, वही आपने लंघन करते हुए स्त्रोत शुद्धि रखते हुए समय बिताना है, बस वो समय बिताने से ठीक हो जाएगा। विशेष चिकित्सा वहाँ पे नहीं लेनी है, स्त्रोत शुद्धि रखना है। बुखार की एक ही चिकित्सा है जी, एक लाइन में अगर कहा जाए तो स्त्रोत शुद्धि रखना, लंघन करना ही बुखार की सर्वोत्तम चिकित्सा है, भूखा रहना ही चिकित्सा है। अब वात वाले हैं तो उनको लघु लंघन करवा दो जी, और कफ वालों के लिए तो अकेला लंघन ही बेस्ट है जब शरीर में थोड़ा भारीपन है, आम है। लघु लंघन में मतलब उसको दाल का सूप और बुखार की चिकित्सा का कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर व्यक्ति को जीवन में कभी बुखार आया ही है और उसने गलत ट्रीटमेंट लिया नहीं है, तो सभी को इसीलिए समस्याएं कुछ न कुछ रहती है। तो यही 2 मेन हेतु मिलते हैं जी बड़ी बीमारियों में, ऋतु के अनुसार संचित होना, दोषों को प्रकोप काल में दबाना और बुखार की समुचित चिकित्सा ना करना। और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी तो यहाँ तक होती है कि किसी को बार बार बुखार बन रहा है फिर भी वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लिए जा रहा है, बार बार बुखार बन रहा है और लंबा बुखार चल रहा है, और वहाँ तो फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना जी किसी ना किसी अंग को जल्दी ही डैमेज करेगा जी। और ये जो संप्राप्तियाँ हम पढ़ रहे हैं फास्टली आएगी जी वहाँ पे। तो एक लाइन का ट्रीटमेंट बुखार का यही है कि जी लंघन रखो, स्त्रोत शुद्धि रखनी है। अगला पॉइंट है जी मल मूत्र आदि का ठीक से ना निकलना, यानी कि मला अवरोध होना और मूत्र आसानी से ना निकलना। अगर इस तरह की समस्या चल रही है, दुबला पतला शरीर है और लंबे समय से ये समस्या चल रही है, तो वो मात्र कब्ज ना होकर वहाँ पे वात जीर्णावस्था में है और उसकी जड़ जो कटेगी वो स्नेहन, संवेदन, अनुवासन और निर्वहन बस्ती से ही कटेगी। बिना निर्वहन बस्ती के उसकी कब्ज को जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो लंबे समय से मल मूत्र का ठीक से ना निकलना या निकलने में रुकावट होना, ऐसी समस्याएं हैं, तो वहाँ पे वो केवल मलावरोध ही नहीं है, वात जीर्ण जबर है और उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करें। अगला है मुख में, आँखों में, नाखून में, मल में, इनमें कालापन रहना, यानी कि वात के जो गुण हैं वो शरीर में बढ़े हुए हैं, वात लंबे समय से संचित हुआ है, ये दोनों हेतु इसमें मिल सकते हैं। अगर ये संप्राप्ति चल रही है तो यहाँ पे वात जीर्णावस्था में है और जीर्ण जवर के हिसाब से वात की यहाँ पर चिकित्सा होगी। वीडियो देखने वाले सभी साथी समझ ही पा रहे होंगे। अगर आप में से इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं आपको, अपने साथियों को या अपने परिचित को, तो उनका बुखार बिगड़ा हुआ है और ये जो आज आप समस्याएं पढ़ रहे हो, लगभग अपने देश की 90% लोगों में ये समस्याएं हैं। तो उनको जो ये समस्याएं हैं, उनका जो बुखार है वो वात का बिगड़ा हुआ है और वात जीर्ण जबर के कारण ये समस्याएं बनी हुई है। अगला पॉइंट है जी अरुचि और भोजन के प्रति असरदा, यानी कि अरुचि होना। जब शरीर में वात बढ़ा रहेगा और वात आपके स्नेहांश को सुखा देगा, जैसे कि मुंह के बोधक कफ को, आमाशय के क्लेदक कफ को, पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को,
तो इस तरह से आपको अरुचि भी बनेगी और भोजन के प्रति अश्रद्धा भी होगी। अगर लंबे समय से वात का व्यक्ति अग्निमान फील कर रहा है तो उसकी जो समस्या है वो जीर्णावस्था की तरफ है जी, वहाँ पे उसकी चिकित्सा करनी है। इस तरह के रोगियों में ये देखा गया है जी, जब इनको दीपन पाचन करते हुए, दीपन पाचन अनुलोमन करके और अनुवासन बस्ती देते हैं तो इनकी भूख अच्छे से सुधर जाती है, और जब निर्गुण बस्ती देते हैं तो भूख बहुत ही शानदार हो जाती है। अनुवासन बस्ती से भी बहुत सुधर जाती है जी, बहुत फर्क पड़ता है वात वाले व्यक्तियों में जी, जहाँ अरुचि और ये चल रहा है जी। साथ में दीपन पाचन की औषधियाँ देते हुए फिर वो बस्ती देना जी। तो ये 3 पॉइंट हो गए, अरुचि, भोजन के प्रति अश्रद्धा और अपचन। अगर लंबे समय से ये चल रहा है तो आपकी जो समस्या है वो जीर्णा अवस्था की तरफ चली गई है, उसमें संप्राप्ति इन दोनों में से ही मिलेगी। अगला पॉइंट है पसीना का ना निकलना। वात का शरीर है, वात के गुण बढ़े हुए हैं और इन दो हेतुओं से, ऋतु और जवर के बिगड़ने से संप्राप्ति बनी है, तो वहाँ पे वात के गुण बढ़ने से और शरीर में क्षयात्मक संप्राप्ति होने से या वात बढ़ने से दोनों ही केस में पसीना नहीं निकलेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ वात सुखा देगा जी। पसीना है मेद धातु का उपधातु, जब मेद अच्छा होगा तो ही पसीना अच्छा रहेगा जी समता में। तो यहाँ पे वात वालों का मेद कमजोर होता है, वो सूख जाता है जी। एक वात का क्षय होने पे क्षय हो जाएगा, बढ़ने पे वो सूख जाता है। अगला पॉइंट है नींद का ना आना। नींद है जो उसका कनेक्शन है आपकी जठराग्नि के साथ। जब अग्नि अच्छी नहीं है तो नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, अग्नि अच्छी नहीं है तो दिमाग भी डिस्टर्ब रहेगा, अग्नि अच्छी नहीं है तो दिमाग में विचार चलती रहेगी और दिमाग में व्यक्ति खालीपन का एहसास करेगा और उसको घबराहट बनेगी जी। तो अग्नि अच्छी है तो पाचन अच्छा होगा तो नींद भी अच्छी आएगी। बहुत से लोगों में आप देखते हैं कि वो खाते ही सो जाता है जी। तो नींद ना आना, जब वात के रूप खार लघु में से कोई ना कोई गुण बढ़ा होगा तो ये संप्राप्ति बनेगी जी। और जब ऐसी समस्या है और लंबे समय से है तो वात जीर्णावस्था में है जी। गले तथा होठों का सूखना और प्यास अधिक लगना। वात के व्यक्ति में लंबे समय से ये समस्या है तो उसके शरीर में वात के रुख खर ये गुण बढ़े हैं। जब ये गुण बढ़े हैं तो ही इस तरह की संप्राप्ति बनेगी, और ये दो गुण इन दोनों ही कारणों से बढ़ सकते हैं। ऋतु के अनुसार दोषों का संचय होना, प्रकोप काल में दबाना और बुखार की समुचित और विधिवत चिकित्सा ना होने से बुखार में जो रुख तेज बढ़ा रहता है उसके बाद भी होठों और मुख का सूखना और फिर प्यास अधिक लगना, उसके कारण भी ऐसा होता है। समझ पा रहे हो जी? जो बुखार में हमने पढ़ा था कि बुखार में रुख तेज बढ़ा रहता है। ये है सुखी उल्टी का होना और सुखी खांसी का होना। जब ये दोनों तरह की संप्राप्ति तभी बनेगी जब शरीर में वात के गुण बढ़े हुए हैं। वात के गुण बढ़े हैं, वात बढ़ने के कारण वोमिटिंग का मन तो होगा लेकिन निकलेगा ही नहीं जी कुछ, क्योंकि अंदर ड्राइनेस है। और सूखी खांसी तभी बनेगी जब शरीर में वात का रुख खर लघु चल ये सब गुण बढ़े हों। तो इनमें व्यक्ति जितना खांसेगा उतनी ही खांसी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका जो चिकित्सा है वो शहद, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी या कोई कफ सिरप नहीं है, बल्कि इसकी चिकित्सा को जब हम कास अध्याय में पढ़ेंगे, खांसी अध्याय में, तो इस तरह के व्यक्ति को चिकनाई खिलानी है खांसी को ठीक करने के लिए। सूखी खांसी को जैसे कि शीतोपलादी चूर्ण देना है तो वो घी में देना है, थोड़े से घी को थोड़ा गुनगुना करके उसमें डाल के चटाना जी। दूध में सौंठ डाल के दूध को उबालना, उसमें घी डाल के देना जी। तो अंदर से ड्राइनेस ख़त्म करनी है सूखी खांसी में जी। और बहुत ज़्यादा सूखी खांसी बढ़े हो तो उसमें फिर आगे लिखा है वर्षा ऋतु अगर चल रही है, बहुत ज़्यादा सूखी खांसी बढ़ी है तो उसको मालपूड़े और पूड़े बना के खिलाओ जी। यानी कि उसको वायु को बैलेंस करने के लिए शुद्ध चिकनाई खिलानी है, तेल के रूप में, वो भारी है जी। तो ये नहीं है जी किसी को भी खांसी हुई है तो हर किसी को ये बेसिक सा फार्मूला कि शहद खाने के लिए बोल दो। किसी को खांसी है
तो सीरियस होके देखना है कि कौन सी खांसी है। अगर सूखी खांसी में ये कफ वाली चिकित्सा करते रहे तो वो सांस दमा अस्थमा का रोगी बन जाएगा जी। तो पहले उसको समझना है कि कौन सी खांसी है, उसके हिसाब से चिकित्सा करनी है। अगला पॉइंट है जी मन का उदास रहना। तो जितनी अच्छी अग्नि की स्थिति रहेगी, अग्नि अच्छी रहेगी और शरीर में कोई दोष नहीं होगा तो मन खुश रहेगा, और जैसे ही शरीर में कोई दोष विशेष होगा और अग्नि अच्छी नहीं होगी तो शरीर में मन भी जो है वो उदास रहेगा जी। ये रोमों में, शरीर अवयवों में, दांतों में झंझनाहट और हाथों में कंपी सी होना। अगर व्यक्ति लंबे समय से ये समस्या फील कर रहा है तो उसके शरीर में वात है। वात के रुक्ष और खर और लघु गुण बढ़े हैं तो उनकी वजह से चल गुण भी बढ़ा है, और चल गुण के कारण ये संप्राप्ति बनेगी। तो ये संप्राप्ति अगर चल रही है लंबे समय तो वात जीर्णावस्था की तरफ है जी, उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। आगे है छींक का ना आना। जब ड्राइनेस ही पैदा हो गई अंदर तो छींक भी नहीं आएगी। चक्रों का आना, अंट संट बकना। जब शरीर में वात बढ़ा है, वात प्रकोप अत्यधिक है, रुक्षता, खरता, लघुता और चलता बढ़ी हुई है तो चक्कर भी आएंगे इसके कारण, और व्यक्ति का जो मन है वो उदास रहेगा, खालीपन अनुभव करेगा, घबराहट करेगा, और वो बिना वजह भी कुछ भी बोलता रहेगा, उसके अंदर डर का माहौल अधिक रहेगा जी। धूप में बैठने की इच्छा होना। जब शरीर में कफ बढ़ा रहेगा या वात बढ़ा रहेगा तब धूप में बैठने की इच्छा होगी। अगला पॉइंट है जी अंगों में झुकाव सी की प्रतीति होना, यानी कि अंग विशेष का में सुन्नापन होना, ढीलापन पड़ जाना, या उसका अकड़ जाना, या उसमें वेदना होना, या लकवे की तरह उसमें झुकाव आ जाना, या उसका बैंड हो जाना, या उसकी आकृति बदल जाना। अगर ये सिम्टम किसी को लंबे समय से चल रहा है तो वहाँ पे वात है, जीर्णावस्था में है, और उसकी चिकित्सा करनी है जी। तो ये हमने पढ़ा कि जी वात है जो वो जब जीर्णावस्था में रहेगा, ये सब समस्याएं जिसको रहेगी इनमें से कोई 1, 2, 5 या कुछ समस्याएं अगर मैक्सिमम लंबे समय से है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि आपके शरीर में वात जीर्णावस्था में है और उसको ठीक करना है। और लगभग 90% लोगों में इस तरह की समस्याएं हैं, और ज़्यादातर यही रोगी यही समस्याएं आपके सामने लेके आएंगे, और हेतु भी यही मिलेंगे कि ऋतु के अनुसार संचित हुए दोषों का प्रकोप काल में दबाना और बुखार की चिकित्सा ना होना। अगर इन 2 चीज़ों को आप समझ गए तो लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं जी। किसी का कोई छोटा सवाल हो तो रख सकते हैं जी, नहीं फिर आज की क्लास को यहीं विराम दे दें। कल हम पढ़ेंगे विषम जवर के बारे में कि जब जवर धातुओं में चला जाता है तो गुरुजी इस हिसाब से अगर ऋतु चिन्ह का पालन किया जाए और पंचकर्म किया जाए, मतलब और दोष के हिसाब से दवाई दी जाए तो एक साल के हिसाब से बिल्कुल नया शरीर हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बोल रहे हैं जी, ये आप महसूस भी कर रहे हो जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जी, मतलब बिल्कुल सही हूँ 1 घंटे के लिए ऐसे हो गया जैसे मैं बिल्कुल बीमार हूँ, तो ऐसा लग रहा होगा। अगर कुछ टाइम आप स्नेहन स्वेदन करोगे और फिर निरोहण बस्ती लोगे तो फिर ये समस्या भी चली जाएगी। हाँ, सहचर आदि तेल की बस्ती ले लो आप, बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है जी आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर बन गई होगी कि बड़ी बीमारियां क्यों और किस तरह से होती है और क्यों लोग इतनी बीमारियों से परेशान हैं जी। हाँ जी सिंपल जी, आप कुछ बोल रहे थे। तो फिर शरीर देखो जी किसका है, उसके हिसाब से चिकित्सा करो कि ये वात के शरीर में हो रहा है कि पित्त के शरीर में हो रहा है कि कफ के शरीर में हो रहा है। अगर वात के शरीर में है तो क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो वहाँ पे वात की चिकित्सा करनी है जी। पैरों का मालिश भी ठीक रहेगा, उसका दीपन पाचन अनुलोमन भी करना पड़ेगा। उम्र कितनी है वो बताओ, उनको क्या करना है फिर बताते हैं। और
और रात को सोते समय अगर बच्चा है तो 2 हरड़ चूसने को लिए दो जी घी में भूनने के बाद, क्योंकि उदान वायु के क्षेत्र पे काम करेगी। यहाँ त्रिफला, शहद और घी का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया गया है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जी। तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। और ये पाँव के तलवे में गर्मियों में नारियल का तेल या गाय के घी की मालिश करनी है। पाँव के तलवे को स्वच्छ रखना है जी। सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। और उसकी समस्या देखो कि वो खाने के साथ पानी तो नहीं पी रहे हैं, चाय तो नहीं पी रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। उसकी पूरी हेतुओं को ढूंढते हुए जो गलतियां लगती है उनको ठीक करो जी। फिर उसके हिसाब से उनके जो दोष है, प्रकृति है, उसका ट्रीटमेंट होगा जी। बहुत अच्छा रहेगा त्रिफला देवी के साथ ना। हाँ, वो नेत्र तर्पण भी बहुत अच्छा रहेगा जी। ठीक है, सिंपल जी पूरी उनकी हिस्ट्री डाल दो लिख के कि कितनी उम्र है, कितना है, कब सोते हैं, कब उठता है, पूरा डिटेलिंग बताओ, फिर बताएंगे क्या करना है। ठीक है सर। टीवी कितना देखते हैं, मोबाइल कितना देखते हैं। हाँ बिल्कुल जी, आजकल ज़्यादातर समस्या जी टीवी और मोबाइल देखने से है। पहले के टाइम में जब हम छोटे होते थे उस समय तो लोगों के अंदर एक जुनून था खेलने का, लेकिन आजकल तो छोटा बच्चा भी मोबाइल पे ही पड़ेगा। कम से कम खेलने में वो तो था कि जी शारीरिक विकास था, बच्चों के साथ खेल रहा था, सोसाइटी में था, एक दूसरे से टाइप में था जी। अब तो घर में पड़ा है, एक बच्चा है तो एक ही है, घर में पड़ा है और मोबाइल से चिपका हुआ है जी। ना उसको पता है कि पड़ोसी कौन है और ना उसको खेल का पता है जी, कुछ नहीं पता है जी। ये अगली पीढ़ी को इसने भी खराब कर दिया है जी। खेलने का तो सिस्टम ये होगा नहीं। मैंने बहुत से माता पिता देखे हैं, वो बच्चे को खेलने जाने नहीं देते, बोलते ही चोट लग जाएगी। जब हम छोटे होते थे हम इतना ज़्यादा खेलते थे कि हमारे माँ बाप परेशान होते थे कि खेलते बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। स्कूल से आए और आते ही बस खेलने चले गए जी। ये तो और आजकल तो एक एक बच्चा है जी और वही मोबाइल पे पड़ा है। सही बात है। तो ये भी बहुत ही खतरनाक स्थिति है जी, क्योंकि उसको अपने पड़ोसी का नहीं पता है, किसी के साथ टाई अप ही नहीं है जी उसका। कल को कोई समस्या है, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, बचना है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। उसको गुलाम बनाना सबसे आसान है। तो स्थितियाँ और गंभीर रहेगी और गंभीर होकर आपने पढ़ना है, क्योंकि आप बहुत लोगों को आगे एक अच्छी दिशा दे सकते हो जी। क्योंकि बाहर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर कुछ नहीं होने वाला जी, कहीं से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आपने अपने आप को आयुर्वेद का हब बनाना है, अपने आप को आयुर्वेद का बड़ा संस्थान बनाना है जी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं सभी को।